सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, जो आप लोगों के कल एग्ज़ाम होने वाले हैं हिंदी के, इंग्लिश के और जितने भी आपके 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबका एग्ज़ाम का दोस्तों मैं राथन क्लास में लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूं। तो सबसे पहले हिंदी का आप लोगों को करवा देता हूं, इसके बाद इंग्लिश करवाएंगे, इसके बाद आखिरी सब्जेक्ट आप लोगों का करवाएंगे मेरे दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का। ठीक है, अब आपका देखिए यहाँ पर आपका जो आ जाता है दोस्तों कि लघु तरी पहले क्वेश्चन हम कराएंगे, इसके बाद आपका अति लघु, इसके बाद बहुविकल्पी कराएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, यकीन मानिएगा, क्योंकि मैथ का अपने लोगों ने देख ही लिया था कि पूरा क्वेश्चन 18 में क्वेश्चन में से लगभग 16 क्वेश्चन तो सेम आ गए थे। तो डिजिट चेंज होना देखिए वो नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपका सेम था मेरे दोस्तों। और साइंस का भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका फंसा है, लगभग में 10 से 12 क्वेश्चन। तो चलिए हिंदी में भी कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं माता रानी से कृपा प्रार्थना यही रहेगी कि यहाँ से भी लगभग क्वेश्चन आप लोगों के फंस जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए कि पद्य शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, पद्य शिक्षण का उद्देश्य जो एक प्रकार से देखा जाता है तो छात्रों में कविता के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना, पहला बात। दूसरा, छात्रों में कविता पाठ सुनने योग्य बनाना। तीसरा, छात्रों की कविता पाठ सुनने, इसका अर्थ ग्रहण कर भावानुभूत करने योग्य बनाना। और छात्रों को छंद, शब्द, शक्ति, रस तथा अलंकार आदि का ज्ञान कराकर कविता का पूर्ण रसास्वादन कराना। ये पद्य शिक्षण का देखिए उद्देश्य है। छात्रों में भाषा सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना, ये सभी क्या है इसके हैं। आगे देखिए आपका है, देखिए कि नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए। तो नाटक और संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या है, देखिए आदर्श अभिनय विधि है, अभिनय विधि, रंगमंच विधि, संयुक्त विधि। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका पूछा जा सकता है। नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधि कौन कौन सी है? आदर्श अभिनय विधि, अभिनय विधि, रंगमंच विधि और संयुक्त विधि। आगे देखिए वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। पहला देखिए वर्तनी अशुद्धि का प्रमुख कारण देखिए सही से इंसान को ज्ञान न होना। भाई ध्वनि का जो होता है सही का ज्ञान न होना, किसी ध्वनि को तेज कर देना, किसी ध्वनि का अति उच्चारण, किसी ध्वनि का उलट पुलट देना। दूसरा आपका कि उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। तीसरा सुर, अनुतान, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग। चौथा हकलाना या तुतलाना। पांचवा कम सुनना, स्थलीय बोलियों का प्रयास करना। ये सभी क्या हैं? अशुद्धियाँ हैं। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आपका है, देखिए कि कबीरदास रचित सामाजिक कुरीति संबंधी एक दोहा लिखकर उसका अर्थ स्पष्ट करिए। तो कई दोहा आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। कबीरदास का एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिब भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। और आपका है देखिए कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जिसके आगे खींचा है। तो उसका सबका आप लोगों का एक एक अर्थ है। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है, कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरस अमृत धार। कितना बढ़िया बात बोल रहा है कि साधु का जो वचन है वो जल के समान रूप है और बरसे अमृत धार, और उसमें क्या होती है? अमृत धार होती है। अगर इसके अर्थ की बात करें तो देखिए तो कह रहा है कुटिल वचन सबते बुरा। कुटिल मतलब खराब जो वचन है वो सबते बुरा, सबको बुरा लगता है। समझ में आ रहा है? जारी करे सब छार, और क्या है? जारी करे सब छार का मतलब कि और जारी करे सब छार मतलब जिससे कि लोगों का जो शरीर है वो बहुत ही कष्ट पहुंचाता है या पूरा बदन क्या करता है? जलने लगता है। आगे कह रहा है साधु वचन जल रूप है, बरस अमृत धार। और साधु का वचन क्या होता है? देखिए जल के रूप के समान होता है, जहाँ बरस अमृत धार, जहाँ बरसता है वहाँ अमृत ही अमृत हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का लिखा गया होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए कि संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह है और जब जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। आगे कह रहा है दोस्तों, देखिए कि कारक किसे कहते हैं, उनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह लिखिए। तो कारक क्या होता है दोस्तों? कि वाक्य में क्रिया सिद्धि करने वालों को अथवा क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। सीधा बात दोस्तों, क्रिया
के साथ जिसका संबंध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कारक होता है। अब देखिए वाक्य विन्यास में संज्ञा होता है, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है यदि इन्हें कारक, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। जैसे रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, वाक्य में राम जो है और गृह का संबंध है, गच्छति क्रिया से है, इसलिए ये दोनों शब्द कारक हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है उन्हें कारक नहीं मानते। जैसे लता राम से पुस्तक पठत, इस वाक्य में देखिए राम का क्रिया के साथ संबंध नहीं है, देखिए राम से पुस्तक पठत, तो ये आपका देखिए इसलिए अतः यह कारक नहीं है। कारक का मतलब होता है दोस्तों, ऐसे समझिए सिंपल बात में कि क्रिया के साथ यदि कारक का संबंध होगा, क्रिया के साथ यदि किसका, जैसे कि व्यक्ति का जो क्या होगा, संबंध होगा, जिसका जो संबंध है क्रिया के साथ अगर होगा तो वहाँ पर आपका कारक होगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा। तो कारक जानते हैं आपका प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीयकरण के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में षष्ठी संबंध का की सप्तमी अधिकरण में पेपर सप्तमी संबोधन हेहु अरे होता है। देखिए कारक की परिभाषा देखिए, क्रियान्वयी कार्यक्रम क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वही बात आपका यहीं पर भी लिखा है, ठीक है। ये देखिए आप लोगों का लिख लीजिए, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीयकरण के द्वारा ये संबंध जुड़ना है चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के साथ अलग, जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है तो ये दोनों ये क्या है, ये आपका अपादान कारक हो जाता है। देखिए संबंध काकी के नानी रे सप्तमी अधिकरण में पर होता है आपका, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे आपका जाता है देखिए कि भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है। तो देखिए भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण का कारण यही हो सकता है देखिए कि उस जो ध्वनिया का सही से ज्ञान न होना, ठीक है, कौन सा वर्ड का जो उच्चारण कहाँ से होगा इस चीज़ का ज्ञान न होना, यही सब है दोस्तों। यहाँ देखिए कह रहा है देखिए कि यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध होगा तो बालकों का उच्चारण भी अशुद्ध होगा, क्योंकि बालक उनका अनुकरण करते हैं और वे भी अशुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। जैसे यहाँ आपका देखिए लिखा है देखिए कि क्षेत्रीय भाषाओं जैसे पंजाबी बंगाली आदि के शब्दों के उच्चारण के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा के उच्चारण का दोष आता है। पंजाबी भाषा में दृश्य करके लिखा जाता है और बंगाली भाषा में ओकारांत करके बोला जाता है। तो यही सब चीज़ें देखिए। संबंध कारक किसे कहते हैं दोस्तों, तो संबंध कारक कहाँ होता है, मतलब कि जहाँ पर दो व्यक्तियों का क्या हो, संबंध स्थापित हो। जैसे देखिए आपका यहाँ देखिए जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे राम की पत्नी सीता, यहाँ देखिए राम की पत्नी सीता, उपर्युक्त वाक्य में देखिए राम की पत्नी सीता से राम का संबंध है, इसलिए यह वाक्य है संबंध कारक है दोस्तों, ठीक है। आगे आपका जाता है देखिए भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्य को लिखिए। तो भाषा शिक्षण का जो कौशल होता है देखिए सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है और लिखना होता है। अब देखिए वाचन पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है कि वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। अर्थ ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना होता है। देखिए ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि बालक पाठ पढ़कर भाव समझ सके, आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। तो देखिए जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि हम लोग भी पढ़ते थे, तो क्या होता है देखिए अगर किसी चीज़ को अगर आपको कुछ अर्थ नहीं पता है, हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, उसे आप याद कर लीजिए, रोज बोलिए, आप पर डे बोलिए, तो ऑटोमेटिक क्या होता है मेरे दोस्तों, उसका एक अर्थ ऑटोमेटिक निकलने लगता है। तो उसी तरीके से यही बात बोल रहा है देखिए कि वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। देखिए लिखने का उद्देश्य क्या होता है, देखिए लिखने का उद्देश्य क्या होता है, भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना। लिखते लिखते भाव और विचारों को लिखने की क्या होती है, योग्यता हो जाती है। शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास, इसका देखिए व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास, ये आप लोगों का हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है देखिए भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट करिए, कि भाषा जो शिक्षण होता है उसमें वाचन का आप लोगों का क्या महत्व होता है उसके बारे में आपसे कह रहा है। तो आप जानते हैं कि वाचन जो होता है वो आपका एक कला है दोस्तों, क्या है, कला है। अब बोल सकते हैं कि वाचन अगर व्यक्ति नहीं करेगा, देखिए संस्कार मतलब जो बोलते हैं आपका संस्कार की बहुत सी, जैसे कि
बोल सकते हैं कि बहुत जगह जो होता है आपका देखिए सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता है। वही बात बोल रहे हैं देखिए कि वाचन एक कला है और वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता है। वाचन की योग्यता न रखने में व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता। जीवन चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियाँ, लेख, उपन्यास मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं उनका पूर्णतः आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है मेरे दोस्तों। आगे देखिए आपका पूछा देखिए उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। जैसे आपका ताजमहल हो जाएगा, ताजमहल देखिए शैक्षिक भ्रमण पर के लिए जैसे ताजमहल ले जाइए तो ताजमहल के बारे में बताइए। ताजमहल एक ऐसी की इमारत है, इसके लिए उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को ताजमहल के विषय में जानकारी देना उनकी शिक्षा के लिए कि भाई ताजमहल को किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था, और किसकी याद में, मुमताज़ जो बेगम है उनकी याद में बताया था। तो इससे उनको क्या होगा, इतिहास की भी क्या हो दोस्तों जानकारी क्या होगी, प्राप्त होगी। तो यही सब है, अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ये देख सकते हैं, यही लिखा ना, ताजमहल पर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाकर उनको शाहजहाँ और मुमताज़ के विषय में इतिहास से संबंधित जानकारी देनी जानी चाहिए। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया, इससे विद्यार्थियों को शिक्षा पर जानकारी मिलेगी। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर की बनी एक ऐसी इमारत है, ये जानकारी बालकों की शिक्षा में कई स्थानों पर उनकी जानकारी में आना लाभप्रद होगा। वही है देखिए आपका, यही चीज़ है। देखिए सिकंदर के बारे में देखिए, तो वही चीज़ आप लोगों को बता सकते हैं। देखिए कि सिकंदरा लाल पत्थर की बनवाई हुई मुगल शासक अकबर का मकबरा है। देखिए सिकंदरा आगरा में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। बालकों को सिकंदरा के विषय में जानकारी आगे शिक्षा के प्रति लाभप्रद होगी। सिकंदरा मुगल शासक अकबर की बनवाई हुई ऐतिहासिक इमारत है, इसी सब के बारे में हो सकता है। आगे देखिए कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा शिक्षण होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। देखिए तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे निर्धारित पाठ्यक्रम की शब्द कला व समकक्ष स्तर की शब्द कला को समझ सकें। छात्रों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे अपने उच्चारण को शुद्ध बना सकें तथा पाठ्यक्रम स्तर की भाषा को बोल सकें। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि कर ऐसी क्षमता का उत्पन्न करना कि वे छोटे छोटे वाक्य बना ले। देखिए कह रहा प्राथमिक स्तर मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य इसलिए होता है। देखिए अगर नॉर्मल बात में अगर बोलें कि जो व्यक्ति होता है या जैसे कोई भी विद्यार्थी होता है, वो अगर उसको कोई भी चीज़ जो होता है मातृभाषा में अगर समझाई जाए तो वह उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है मेरे दोस्तों। तो उसका इसी के बारे में आप लिख सकते हैं कि मातृभाषा में अगर कोई बच्चा किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो ये सब बातें हैं। आगे आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिए आपका बन जाता है। देखिए कि भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन से, देखिए पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भाषाकुल सस्वर वाचन करें। बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना चाहिए। और क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब कि शुद्ध बोलने का चीज़ें हों कि जो भी बोलें आपका शुद्ध बोलें। वातावरण सृजन, छात्रों का ध्यान आकर्षण हेतु समान भाव की कविता का वाचन, बच्चों से कविता सुनना। इसके समान भाव की कविता छात्रों द्वारा बोलवाना। कविता की एक पंक्ति देकर उसे पूरी कराएं, जैसे उड़ती जाए पीली पतंग, कुछ शब्द कर कविता बनाने को कहें। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाएं। पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करें। तो यही सब क्या है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आगे आ जाता है दोस्तों आपका, देखिए कि संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो संस्कृत ध्वनियाँ क्या होता है, देखिए दो भागों में बांटा गया, एक स्वर और एक व्यंजन। वही देखिए संस्कृत में स्वर था, व्यंजनों की कुल संख्या जो है आपका 46 है। लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदी में अगर आएगा तो कुल कितना है आपका, देखिए 52। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 52 आ जाएगी। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए आपका वर्ड, मतलब कि देखिए स्वर क्या होता है, जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता के बिना, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर बोलते हैं। अब देखिए संस्कृत में जो स्वर होता है 3 प्रकार का होता है, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तो ह्रस्वर क्या होता है, देखिए सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जैसे अ, ई, उ, री आपका हो जाता है ह्रस्वर। दीर्घ स्वर क्या हो जाता है, देखिए आपका, देखिए उसमें संस्कृत में री भी आ जाता है। देखिए री, अ, ई, उ, री और ली भी आ जाता है। और दीर्घ स्वर क्या होता है, बड़ा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ये सब आपका इसमें आ जाता है दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही आप लोगों का आ जाता है। आगे जो आपका क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या लाभ हैं। देखिए मौन वाचन का लाभ क्या था दोस्तों, कि देखिए कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना, उनके समस्त सूक्ति भंडार में वृद्धि करना
और मौन वाचन से क्या होता है, देखो एक दूसरा मतलब व्यक्ति क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, समझ रहे हैं। और मौन वाचन कहीं पर भी आप कर सकते हैं, इसके बहुत सारा लाभ हो जाता है दोस्तों। देखिए लेकिन यहाँ कक्षा शिक्षण में पूछ रहा है, देखिए तो विद्यार्थियों के वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना, ये सभी। और देखिए मौन वाचन मतलब विद्यार्थियों के मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान आप करा सकते हैं। विद्यार्थियों का अर्थ ग्रहण करते समय तीव्र गति से मौन पठन करने का अभ्यास कराना और विद्यार्थियों में लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास करना, यही सब है। मौन वाचन क्या होता है दोस्तों, किसे कहते हैं, देखिए आगे अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका। देखिए मौन वाचन किसे कहते हैं या मौखिक पठन के क्या उद्देश्य हैं बताइए। तो मौन वाचन क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है कि जो भी छात्र होता है या शिक्षार्थी जो होता है आवाज़ नहीं निकालता है, मुख से ध्वनियों को नहीं निकालता, वही मौन वाचन होता है। देखिए मौन वाचन का अर्थ है, देखिए लिखित विषय सामग्री में व्यक्ति भावों तथा विचारों को समझने के लिए शब्दांश को बिना ध्वनि उच्चारण के यदि मन ही मन पढ़ा जाए तो उसे मौन पठन कहते हैं। शब्दकोश के अनुसार मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण के किया गया है। देखिए मौन वाचन का जो उद्देश्य होता है, देखिए पठन की गति में तीव्रता लाना, पठन किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की जो होती है आपकी क्षमता होती है उसका विकास करना। आगे देखिए शिक्षार्थियों के शब्द तथा सुक्ति भंडार की वृद्धि करना। अब आगे आता है देखिए अनुस्वार एवं विसर्ग की उदाहरण सहित व्याख्या करिए। तो अनुस्वार क्या होता है दोस्तों, ये एक बिंदी होता है, और विसर्ग क्या होता है, देखिए जैसे अह, ये आपका क्या है मेरे दोस्तों, ये विसर्ग है और ये आपका अनुस्वार है। देखिए अनुस्वार क्या होता है, देखिए यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, अनुस्वार जो होता है यह स्वतंत्र नहीं है, यह स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, भंग, हंस, कंत, वंश आदि। इसका प्रयोग देखिए पांचों वर्ण अक्षरों के पूर्व होता है। इसका उच्चारण देखिए उसी वर्ग के पंचम वर्ण के समान होता है। जैसे अंग, अंग में देखिए आपका अनुनासिक आ जाता है दोस्तों अनुस्वार। अब आगे देखिए विसर्ग क्या होता है, देखिए यह भी स्वतंत्र वर्ण न होकर वर्ण के चिन्ह होते हैं। यह स्वतंत्र वर्ण न होकर के देखिए वर्णों के चिन्ह होता है जो हमेशा स्वर वर्ण के पश्चात होते हैं, जो कि र या स का रूपांतरण मात्र है। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग है तो उसी के उच्चारण स्थान को इसको भी उच्चारित किया जाता है। जैसे विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है। जैसे बालकः, बालक, बालक देखिए नॉर्मल है लेकिन बालकः, राम देखिए नॉर्मल लेकिन रामः, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो ये आपको विसर्ग हो जाता है। आगे आपका आ जाता है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखें अनुच्छेद का उचित शीर्षक का चयन कौन सा, देखिए किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक चयन करते समय गद्यांश को भली प्रकार पढ़कर उसका भाव समझना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो अनुच्छेद के भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। कहने का मतलब क्या हो रहा, ऐसा शीर्षक आप लिखें कि पूरा जो भाव है उसका क्या करना हो, कर रहा हो, ये प्रतिनिधित्व कर रहा हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए आपका दोस्तों, देखिए क्वेश्चन से देखिए कि दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक आप लोगों को लिखना है। देखिए कह रहा है, देखिए शिशु तेरी अनुपम छवि निहार मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार, उपवन में है गुलाब सुंदर पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर, तेरी छवि है अपार झलमल पर ये सब लगते धुंधले, तेरे दांतों की दूती निहार। देखिए शीर्षक क्या हो जाएगा, देखिए स्वर्ग के द्वार से भी बढ़कर एक शिशु माँ के लिए। देखिए शीर्षक क्या है, देखिए स्वर्ग के द्वार से बढ़कर एक जो शिशु होता है, बच्चा होता है, माँ के लिए होता है। मतलब कि एक माँ जो होती है हमेशा एक बच्चा चाहती है, हमेशा उसी की बात ये कर रहा है। अर्थ देखिए यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा, देखिए कभी एक बच्चे को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है, वह जब उस माँ की गोद में होता है तब माँ को स्वर्ग का द्वार भी आनंद नहीं देता है। माँ की संसार रूपी बगिया जो उपवन है में वह बच्चा एक सुंदर गुलाब की तरह है। जब वह उस बच्चे की छवियों को निहारती है तब माँ को इस बगिया के सारे फूल फीके लगते हैं, वही बात है। आगे देखिए विशेष इसमें कौन सा अलंकार, देखिए उपमा अलंकार है। कौन सा, देखिए उपमा अलंकार है। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए आपका देखिए कह रहा है, देखिए कबीर का जैसे आपका देखिए सामान्य परिचय दीजिए, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है। उनकी प्रमुख जो रचना है देखिए साखी है, शबद है, रमौनी है। कौन सा, देखिए साखी, शबद, रमैनी है। अब देखिए कबीरदास का जो जन्म है दोस्तों, इनके जन्म के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि संदेह है। कोई कहता है कि इनका जन्म जैसे देखिए वाराणसी के लहरतारा नामक जो तालाब था उसके नीचे जो नीरू और नीमा नामक दो दंपति जुलाहों ने इनका मतलब कि इनको किया था, और इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था।
इनके गुरु का जो नाम था वो आपका रामानंद था। क्या मेरे दोस्तों का नाम था? रामानंद, रामानंद था। इनके दो बच्चे थे, इनका नाम था कमाल और कमाली। क्या था मेरे दोस्तों? कमाल और कमाली। और बीजक जो है इनकी ही रचना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी हैं उनकी। देखिए रचनाएं कौन कौन सी है, तो वही बात इसमें क्या देखिए, तो वही देखिए आपका, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, उस ब्राह्मणी ने अपने अपवाद के भय से इन्हें लहरतारा नामक किनारे फेंक दिया, जहाँ जुलाहा दंपति नीमा और नीरू दंपति इनको उठा लिया, इनका लालन पालन किया। बड़े होकर कबीर ने भी जुलाहे का ही धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए कबीर के हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई, इसलिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह, हाँ, लोई नामक देखिए महिला से हुआ था। इनकी पत्नी जो थी का नाम लोई हुआ था, तथा इनके पुत्र कमाल और एक पुत्री क्या थी आपकी? कमाली थी, ठीक है दोस्तों। तो यही सब आप लोगों का है इनका जीवन। और एक बात और जान लीजिएगा, कबीरदास ने खुद कहा था कि मुझसे कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज न छुआ था और कलम को भी अपने हाथ नहीं लगाया था, ऐसा इन्होंने कहा था। तो ये सब आप लोग डिटेल में लिख सकते। अब आगे दोस्तों आप लोगों का पूछा जा सकता है, देखिए सूरदास का जीवन परिचय, उनकी कृतियों का वर्णन करिए। तो सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था, और इनका देखिए सीही नामक जगह पे हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? सीही में, मतलब इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग इनको सूरदास बताते हैं कि अंधे थे, कुछ लोग बताते हैं कि बाद में जाकर के अंधे हो गए। और इनका जो मृत्यु हुआ था सन 1583 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो मतलब कि सूरदास के बोल सकते हैं कि देखिए जो गुरु थे वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ थे, अष्टछाप कवि समूह बनाया था, जिसमें से सूरदास क्या हुए थे कि ख्यातिलब्ध भक्त कवि सिद्ध हुए थे। तो ये सब देखिए, यही सब चीज़ें आप लोगों को बताया गया। देखिए कि सूरदास कोटि के गायक थे, भजन गाया करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें कीर्तनिया के रूप में नियुक्त कर दिया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा स्थापित अष्टछाप कवियों के में सूरदास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। गऊ घाट पर रहकर वे दिन भर भगवान श्री कृष्ण लीलाओं में गायन और पद रखते थे दोस्तों। तो कई चीज़ें हैं, देखिए सूरदास जी का है, तो पद है, विनय के पद जो हैं आप लोगों का दोस्तों क्या है? इन्हीं का है आप लोगों का, ठीक है। और देखिए अगर सूरदास के बारे में, जैसे रचनाओं के बारे में पूछा था, तो देखिए सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी, इनकी बहुत सी रचना है दोस्तों। आगे है देखिए आपका, देखिए कि तुलसीदास एवं बिहारी का जीवन परिचय लिखिए। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था आत्माराम दुबे था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम आपका हुलसी था दोस्तों। क्या नाम था आपका? इनके माता का नाम हुलसी था। इनका जो परिवार मतलब जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था दोस्तों, राजापुर जगह में। तो देखिए यही आप देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी ज्ञात तत्वों के आधार पर इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे थे। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नामक नक्षत्र में जन्म लेने का इनके माता पिता ने इन्हें अनिष्टकारी समझकर त्याग दिया था। तुलसी दर भटकते रहे, संयोगवश इनकी भेंट महान विचारक और भक्त स्वामी नरसिंह दास जी से हो गई। किससे? स्वामी नरसिंह दास जी से हो गई। इनके संपर्क में आने का तुलसी ने वेद, पुराण, उपनिषद आदि धार्मिक जो है ग्रंथों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और राम भक्ति का प्रसाद प्राप्त किया। आपका विवाह जो होता है दीनबंधु पाठक की सुशील और रूपवती का रत्नावली से हो गया। किसके हुआ था? रत्नावली से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। पत्नी के प्रति तुलसी की अत्यधिक आसक्ति थी। कहा जाता है कि एक बार पत्नी ने इन्हें फटकारते हुए ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया, जिससे इन्होंने क्या हुआ? वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। जब उनको फटकारती हैं तो देखिए इन्होंने अपना एक देखिए आपका किया था कि अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में तो न होती भवभीनीति। तो मतलब घर छोड़कर तुलसीदास जी काशी जो मतलब होता है अयोध्या, जब उन्होंने फटकारा तो काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि धार्मिक तीर्थस्थलों में घूमते फिरते रहे और साधु संगति करते रहे। बाद में इन्होंने क्या किया? अयोध्या आकर रहने लगे और अयोध्या में ही रहते अपने लगभग 2.5 वर्षों में, कितने 2.5 वर्षों में रामचरितमानस नामक महाप्रबंध जो काव्य होता है उसकी रचना की। फिर तुलसीदास काशी चले गए और यहीं पर देखिए 1623 ईस्वी में क्या हुआ? मंजरी के अनुसार इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब बिहारी का जन्म दोस्तों 1603 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1603 ईस्वी में हुआ था। देखिए रीतिकाल भाग्य काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, रीतिकाल का जो सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है तो आपका बिहारी को माना जाता है। देखिए
के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बलुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था इनका जन्म। इनके पिताश्री साहित्य अभिरुचि के व्यक्ति थे। कुछ विद्वान आचार्य केशव दास को ही आपके पिताश्री बताते हैं। किसके? आचार्य जो केशव दास थे उनको ही इनका पिताश्री बताते हैं, पिता। किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। आपका बचपन बुंदेलखंड में ही बीता। बाद में आप पिता के साथ वृंदावन चले गए। आपका विवाह मथुरा में हुआ और वहीं रहने लगे। आपके गुरु लाला नरहर सिंह कहे जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से बिहारी की भेंट जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां से हुई और बिहारी उनके साथ आगरा चले गए, जहां शाहजहां द्वारा किए गए बड़े उत्सव में बिहारी का परिचय अन्य राजाओं के साथ जयपुर के राजा कहाँ से हुआ? जय सिंह से हुआ। कुछ दिनों बाद बिहारी ने आगरा छोड़ दिया और कहाँ चले गए? जयपुर चले गए। और ऐसे ही दोस्तों आपको देखिए मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद हरिओद का है। साहित्यिक परिचय संक्षेप में लिखना है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख जो नाटक हैं उनका उल्लेख करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद की चीज़ों में डाल देते हैं। देखिए जयशंकर का जो रचनाएं थी, कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास था, निबंध आदि साहित्य की प्रमुख विधा प्रसाद जी की लेखनी स्पर्श से कंचन बन गए थे। सभी विधाओं में प्रसाद जी ने उत्कृष्ट कोटि के साहित्य का सृजन किया। प्रसाद जी द्वारा लिखित ग्रंथों के लिए हिंदी साहित्य में मूल्य निधि प्राप्त हुई। उनके निम्न प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे काव्य है कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इन आंसू और कामायनी बहुत प्रसिद्ध हैं। आंसू और कामायनी इनका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उपन्यास में देखिए कंकाल है, तितली है और इरावती है। नाटक में विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, जन्मेजय, नागयज्ञ, देखिए स्कंदगुप्त, इसमें आपके बहुत से आ जाते हैं मेरे दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक आप लोगों का दोस्तों श्लोक आपका आएगा। देखिए कोई भी श्लोक आप लोगों का आ सकता है। जैसे देखिए आपका एक श्लोक है, देखिए रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। देखिए अर्थ क्या है? देखिए कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। देखिए व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से परिपूर्ण हो, उसने किसी भी महान कुल में जन्म लिया हो। तो देखिए रूप यौवन संपन्ना, रूप से और यौवन से क्या हो? संपन्न हो। विशाल कुल संभवा, और विशाल कुल में क्या हुआ हो? जन्म भी लिया हो। विद्याहीना न शोभते, यदि उसके पास देखिए विद्याहीन मतलब विद्या से हीन व्यक्ति, यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो निर्गंधा इव किंसुका। तो यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वह स्थिति होती है जैसे बिना सुगंध के टेसु के फूल की होती है। ठीक है, लेकिन निर्गंधा इव किंसुका, तो जिससे टेसु का फूल होता है। आगे कह रहा नीति का कोई श्लोक लिखिए। तो नीति का श्लोक आप लोगों का देखिए, निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यथेष्टम अदय वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पथम न धीरा। यही आप लोगों का है। देखिए येषम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात देखिए ज्ञानम न शीलम न गूढ़ो न धर्म। ज्ञानम मतलब जिनके पास ज्ञान नहीं है। देखिए यहाँ पर है येषाम न विद्या, येषाम मतलब जिनके पास न विद्या है, न तपो न दानम, न तप है न दान है, मतलब कि न तप है और न ही दान है, न शील है, न ज्ञानम न शीलम न गूढ़ो न धर्म। न ज्ञान है, न शील है, न गूढ़ है, न धर्म है। ते मर्त लोके भुवि भारभूता, वे मर्त लोके मतलब कि पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं। इस नरक लोक में मतलब कि भार पर होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वे क्या होते हैं? देखिए मनुष्य के रूप में मनुष्य ही समझना चाहिए। क्या कहने से? मनुष्य ही समझना चाहिए। आगे आपका पूछ देगा, देखिए कि मतलब अपने जो होता है पाठ्य पुस्तक से 4 कोई श्लोक लिखिए जो आपका पाठ्य पुस्तक में ना आया तो कोई लिख दीजिएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। या वंदे तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडम नृत्यकरा या श्वेत पद्मासना।
या शंकर प्रभृति भी देवे, या भी ये लिख सकते हैं, या फिर विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण या आपको पूर्ण करो मम काज, कुछ भी लिख दीजिए, संस्कृत ही तो लिखना है। और आप लोगों का दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा, देखिए मच्छिका बहवो माँ तक्रम, इसमें देखिए हिंदी में लग, मच्छिका को जो मक्खी को बोलते हैं, बहवो मतलब बड़ी संख्या, माँ मतलब नहीं या मत, तक्रम मतलब छाछ होता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। आगे देखिए संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद करना था, जैसे मनोर्थ मनः प्लस रथ हो जाएगा, सज्जन का सत प्लस जन हो जाएगा, वसंतोत्सव हो जाएगा, वसंत प्लस उत्सव हो जाएगा, मध्वरी हो जाएगा, मधु प्लस अरी हो जाएगा। आगे है देखिए प्रधानाध्यापक इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद, प्रधानाध्यापक क्या हो जाएगा, प्रधान प्लस अध्यापक, और इत्यादि का इति प्लस आपका आदि हो जाएगा दोस्तों। आगे आपका देखिए कह रहा है, एक मिनट, कि अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद लिखिए। देखिए नदीसह, तो नदी प्लस ईसह हो जाएगा, इत्यादि का हो जाएगा इति प्लस आदि, उज्ज्वल का हो जाएगा उत प्लस ज्वल, निश्चल का हो जाएगा निह प्लस चल। तो ये आप लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका आ जाता है मेरे दोस्तों, देखिए वाक्य की परिभाषा लिखिए था, वाक्य के अंग बताइए। तो वाक्य क्या है दोस्तों, शब्द या पदों का ऐसा समूह जिसका जो होता है एक पूरा पूरा अपना एक अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य दोस्तों सामान्य रूप से वाक्य का होता है दो भागों में बांटा जाता है, एक उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है आपका विधेय होता है। देखिए उद्देश्य क्या होता है, देखिए जिसके विषय में वाक्य में कुछ बताया था या कहा जाता था, वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम की बहन सीता ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर देखिए रीता ने, देखिए ऊपर बताया गया वाक्य में रीता के विषय में बताया गया है, इसलिए क्या आपका देखिए उद्देश्य है। अब विधेय क्या होता है दोस्तों, विधेय में देखिए आपका क्या होता है, देखिए एक मिनट, हाँ, विधेय में देखिए उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं, अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया, ऊपर के वाक्य में देखिए जीवन के मित्र ने उद्देश्य है तथा मुझे एक सुंदर पेन दिया, ये आपका क्या है विधेय है दोस्तों। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों आपका है, देखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन सा, देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और भाव के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, देखिए 8 भेद होते हैं। कौन सा, अर्थ के आधार पर दोस्तों कितने भेद होते हैं इसके, अर्थ मतलब कि 8 होते हैं। देखिए एक होता है, देखिए विधानवाचक होता है, एक निषेधवाचक होता है, कि प्रश्नवाचक होता है, एक आज्ञा मतलब कि होता है, आज्ञार्थक होता है, और एक बोलते हैं आपका देखिए मतलब संबंधवाचक होता है, एक आपका हो जाता है देखिए कईट होता है दोस्तों आप लोगों का। यहाँ पर देखिए आपका दिया विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक वाचक। तो सबने मैंने बताया था कि पहला जो आपको लोगों का देखिए था विधानवाचक, जिसमें क्या होता है देखिए कार्य का होता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है क्रिया के करने या होने का सामान्य ज्ञान हो, तो उसे होता है देखिए वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। और निषेधवाचक में देखिए नकारात्मक ज्ञान हो जाए, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है, जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न का भाव होता है। संकेतवाचक में क्या होता है देखिए कि इस वाक्य में जो होता है क्रिया होती है दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे देखिए सूर्यास्त होगा तो अंधकार होगा, देखिए ये पहली वाली क्रिया पर दूसरी क्रिया क्या है, डिपेंड है, इसलिए इसको संकेतवाचक बोलते हैं। और संदेहवाचक क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर देखिए अनुमान लगाया जाए, यहाँ पर जैसे कि कोई भी, जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं देखिए कि कल यही पेपर आएगा, एक अनुमान लगा रहे हैं ना, जो हम पढ़ा रहे हैं कल वही आएगा, तो उसी तरीके से देखिए अब तक ट्रेन इलाहाबाद पहुंची होगी, तो यहाँ पर देखिए अनुमान लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर संदेहवाचक शब्द है, ठीक है। तो आगे दोस्तों आपका देखिए कि सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। देखिए सरल वाक्य में क्या होता है, देखिए पढ़ाई के बिना व्यक्ति कुछ नहीं बन सकता, और मिश्रित वाक्य देखिए यदि व्यक्ति पढ़ाई न करे तो कुछ नहीं बन सकता। और सरल वाक्य देखिए सिद्धार्थ ने एक दुर्बल व्यक्ति देखा। अब देखिए इसका मिश्रित वाक्य देखिए सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति देखा जो क्या था, दुर्बल था। तो इस तरीके से है आपका मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए वही प्रश्न पूछा, देखिए कहानी शीर्षक की उपयोगिता पर प्रकाश डाली थी। मैंने आप लोगों को बताया बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं, और आप लोगों को बताया था देखिए कि कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा और सरल साधन है। कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है। कहानी शिक्षण का एक होते सकते हैं रुचिकर साधन है दोस्तों। तो यही सब आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा।
आगे जो आपका आ जाता है दोस्तों, देखिए भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का क्या महत्व है, यही पूछा। देखिए तो सस्वर वाचन क्या होता है, देखिए स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहता है। देखिए अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन है। सस्वर वाचन के देखिए दो भेद होते हैं, देखिए आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। कौन सा? आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन होता है। देखिए आदर्श वाचन क्या, देखिए शिक्षक द्वारा किए जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः अध्यापक को क्या होता है, देखिए सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, जिससे कि बालक को वाचन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटियां रहती है और वाचन के घटकों का ध्यान में नहीं रहता, तो यही दोस्तों अपने अपने भाषा में लिख लें। दोस्तों ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। देखिए उसमें भी आया था और इसमें भी आपका आया, देखिए पहले वाले पेपर में भी आया था, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी क्या होता है दोस्तों, बोल सकते हैं कि देखिए कि व्यक्ति के मरने के बाद भी लिखी जा सकती है, लेकिन आत्मकथा क्या होता है, लेखक स्वयं लिखता है, मतलब अपने जीवन काल के दौरान लिखा जाता है। देखिए आत्मकथा देखिए पूरा सत्य होता है और जीवनी होता है काल्पनिक भी हो सकती है। तो यही सब देखिए किसी कवि या लेखक का जन्म कहाँ और किस परिवार में कब हुआ था, उसकी शिक्षा प्रति के उपरांत उसने हिंदी साहित्य के लिए क्या क्या योगदान दिया, अर्थात उसकी रचनाओं आदि का विवरण, साथ ही हिंदी का साहित्य सेवा में, ये सभी क्या है दोस्तों आप लोगों का जीवनी होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें। जैसे यहाँ देख सकते हैं, देखिए कि आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई होती है, उसे आत्मकथा कहते हैं। जीवनी क्या होता है दोस्तों, जीवनी व्यक्ति विशेष और जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की निजी गहराइयों से जुड़े प्रसंग को के आधार पर लिखता है, और जीवनी में होता है, जीवनी में यह आवश्यक नहीं है कि लेखक जीवनी लिखने वाले व्यक्ति की गहराइयों से परिचित हो दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, इस सबको ध्यान। अब आगे है दोस्तों आपका पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो क्या होगा, देखिए पठ धातु का लंग लकार, देखिए अपठत अपठताम अपठन प्रथम पुरुष का हो जाएगा, अपट अपठतम अपठम अपठम अपठाव अपठाम, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस हूँ। तो रहीमदास जी कहते हैं कि पानी हमको रखना चाहिए, क्योंकि पानी बिना आपका बहुत कुछ क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे कि पानी अगर चला गया, पानी का देखिए तीन मतलब अर्थ होता है। देखिए एक पानी होता है आपका चूने के लिए, यदि पानी चूने में नहीं डालेंगे तो वो मर जाएगा। दूसरा पानी जो होता है आपका देखिए सम्मान के लिए होता है। तो एक पानी आपका पीने वाला है, तो वही चीज़ है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यही सब चीज़ें आप लोगों का है मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए ब्लैक फंगस सतर्क रहते हुए पत्र लिखना है। तो आप लोग अपने हिसाब से आप लोग कोरोना वायरस सतर्क रहते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पर आपका हो सकता है कि आ सकता है आप लोगों का कोरोना पर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका एक पत्र लिखा जाएगा। देखिए कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से पत्र लिखिए। यहाँ देखिए, तो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों। आगे देखिए कि यथाविधि त्रिफला शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम लिखिए। यथाविधि देखिए, तो यथाविधि मतलब विधि के अनुसार, तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। त्रिफला मतलब तीन फलों का समाहार आपका, तो कौन सा होगा, देखिए जहाँ पर अंक की बात आ गई तो वहाँ पर आपका होता है द्विगु, याद रख लीजिएगा द्विगु, क्योंकि देखिए द्वि जो होता है आपका दो, इसमें अंक आ रहा है ना द्विगु, तो द्वि का मतलब होता है दो, अंक आ रहा है, इसका मतलब वो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जिसका अन्य पद जो प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आगे देखिए शीतोष्ण क्या होता है, देखिए जो शीत है जो उष्ण है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय है, कर्म प्रधान है दोस्तों आपका। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, अर्थ देखिए चक्र को धारण करने वाला, अर्थात को हो जाएगा आपका देखिए तत्पुरुष समास, या फिर चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण में आ जाएगा दोस्तों, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों आप लोगों का शुद्ध रूप करने के लिए आ जाएगा। जैसे देखिए पुस्तक समर्पित की, जैसे देखिए पुस्तक समर्पण की, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पुस्तक समर्पित की। उसका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो क्या होगा, उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, दर्जा नहीं स्तर हो जाता है। आगे देखिए सभा में विरोध प्रकट किया गया। देखिए यहाँ पर सभा में विरोध हुआ, सीधा बात आप लिख सकते हैं। देखिए मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए उसके प्रकार बताइए। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, शब्दांश अथवा कोई अक्षर
किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, क्या दोस्तों, उपसर्ग जो होता है आरंभ में जुड़कर क्या होता है, उसके अर्थ को बदल देता है। और प्रत्यय क्या होता है, देखिए पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे देखिए अ प्लस मर में जुड़ जाएगा, देखिए तो अमर हो जाएगा। उपसर्ग के बाद देखिए अति प्लस क्रमण तो अतिक्रमण हो जाएगा। ना प्लस खून में नाखून हो जाएगा। पु प्लस तली में पुतली हो जाएगा। अंड वृत्त में, अंड यहाँ वृत्त है तो अंड वृत्त हो जाएगा। यही आप लोगों का क्या है दोस्तों, उपसर्ग को किस रूप में, देखिए उपसर्ग की सहायता से शब्द को बनाना। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर, देखिए तो प्रत्यय जो होता है आपका देखिए शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग क्या आता है, शब्द के पहले आता है। देखिए प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर या शब्दांश लग जाने से उस शब्दांश का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़ुआ शब्द के 12 क्या है, देखिए शब्द के बाद देखिए हट लग जाने से कटुआहट हो जाता है। तो कई चीज़ आप लोगों का है यहाँ पर। देखिए कड़ुआ में हट सब प्रत्यय लग जाएगा तब कड़ुआहट हो जाएगा। आगे दोस्तों आप लोगों को समास के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास के 2 उदाहरण। तो बहुव्रीहि समास का तो आप लोगों का बहुत सा उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। जैसे देखिए आप बोल सकते हैं, देखिए कि दशानन रावण को बोलते थे, तो वही चीज़ है। देखिए तो समास किसे कहते हैं, देखिए या समासी पद किसे कहते हैं, देखिए 2 या 2 से अधिक पदों के या 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, जो उसे समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। देखिए समास की परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। इस मेल की क्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के भेद, समास 6 प्रकार का होता है। देखिए अव्ययी भाव तत्पुरुष, कर्मधारय। अब देखिए तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है। इसका एक नयन आता है आपका दोस्तों, वो भी आपका हो जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए आपका देखिए हो जाएगा, देखिए कर्मधारय हो जाएगा। देखिए जैसे उसमें देखिए जैसे होता है तत्पुरुष में, देखिए संप्रदान तत्पुरुष कई तत्पुरुष हो जाता है, जैसे पूरे विभक्ति में यूज हो जाती है। देखिए इसका कर्मधारय हो जाता है, कर्म प्रधान। जैसे नील कमल, कमल कैसा, नीला कमल, घन श्याम, सज्जन, कुपुत्र आदि, ये सब क्या है, कर्मधारय हैं। द्विगु में क्या होता है दोस्तों, पहला पद क्या होता है, देखिए संख्यावाचक, जैसे त्रिनेत्र या पंचवटी, ये सभी आपका हो जाए। देखिए पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद मुख्य होता है। जैसे नवरत्न, दशमुख, नवग्रह आदि। बहुव्रीहि में क्या होता है, देखिए अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व में क्या होता है, देखिए दोनों पद प्रधान होता है, बीच में बस डैश का ही चिन्ह होता है। देखिए अब विशेष से किसे कहते हैं, सोदाहरण बताइए। तो विशेष से क्या होता है दोस्तों, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध में, तो देखिए 1 लीटर जो क्या है दोस्तों, विशेषण, और दूध क्या है दोस्तों, आपका विशेष है। किसमें भाई, किसमें, जैसे गोरा कौन, लड़का। तो उसी तरीके से दोस्तों आप लोगों का ये है। देखिए हिंदी वाक्यों का देखिए संस्कृत में अनुवाद। जैसे देखिए आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या होगा, देखिए पेड़ से वृक्षात पत्राणि आपका पतंती हो जाएगा। राम घर जाता है तो रामः गृहम आपका क्या हो जाएगा, गच्छति हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सभी जो है अपना लघु उत्तरी प्रश्नों को कर लिया। चलिए अब फटाफट आपका अति लघु उत्तरी प्रश्नों को कर लेते हैं। 1 घंटे में हम लोगों को पूरा क्लियर करना है दोस्तों। इसका बहुविकल्पी करेंगे। देखिए यहाँ से बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा, देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अति लघु करते हैं। ये दोस्तों आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है। तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्ण के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पर देखिए हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो आपादान कारक हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूरे शब्द के, यह पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द। देखिए पुष्प का होता है, फूल होता है, कुसुम होता है, प्रसून होता है, सुमन होता है। तो कई चीज़ लिख सकते हैं। देखिए संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलय। संधि का क्या हो जाएगा, देखिए विच्छेद हो जाएगा। सुगम का क्या होगा, दुर्गम हो जाएगा। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, देखिए परतंत्र हो जाएगा। तो ये आप लोगों का हो जाएगा। आगे देखिए नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद। नयन देखिए अय, आय, औ, आय, अयादि संधि आपका हो जाएगा। देखिए नयन, तो नयन देखिए ए, ऐ, ओ, औ के बाद असमान स्वर आए तो अय, आय, औ, आर। तो न, य, न, अ, य, तो ने प्लस अन हो जाएगा, ने प्लस अयन हो जाएगा आपका। देखिए नायक का देखिए अय, आय, आय, ए, अय, तो नय हो जाएगा, नय प्लस अक, नायक हो जाएगा। देखिए सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो देखिए सम से क्या हो जाएगा, देखिए सम्यक हो जाएगा, देखिए संकल्प हो जाएगा, देखिए संताप हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, समकक्ष हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए आपका पूछा था दोस्तों, आपका देखिए शब्द किसे कहते हैं। देखिए तो बोल हमने आपको बताया था कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका क्या होता है, एक आपस में अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं दोस्तों। यही है देखिए। आगे देखिए, फटी न जाके पाँव बिवाई सो का जाए ने पीर पर आई। ये जो कहावत का जो है आपको अर्थ बताना है। तो कहने का मतलब जिसके ऊपर दुख नहीं पड़ा हो दोस्तों, वो दूसरे के दुख को कह जाने का, यही बात है आपका। देखिए जिसके पैरों में विवाही दरार हो जाती है और उस कारण जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कोई अन्य नहीं समझ पाता। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य नहीं समझ सकता। आगे है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर एक ही वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जनथल में, तो यहाँ चौवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलंग। आकर्षण का प्रतिकर्षण होगा, कृतज्ञ क्या हो जाएगा, अकृतज्ञ हो जाएगा, या कृतघ्न भी बोल सकते हैं। देखिए जागृत का क्या हो जाएगा, सुसुप्त। मुक्ति का क्या हो जाएगा आपका, देखिए बंधन। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। आगे देखिए, जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो स्वभू, जो खुद से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वभू कहते हैं। छ संयुक्त वर्ग किन कस संवर्ण छ का होता है। देखिए पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद। देखिए प प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस ल प्लस औ प्लस क प्लस ई प्लस क प्लस अ, तो तोड़ करके वर्ण विच्छेद आपको करना था। वर्ण विच्छेद आप लोगों का दोस्तों ऐसे किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने प्रकृति पर ही बहुत ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची। देखिए खग का क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। धरती का क्या हो जाएगा आपका, वसुधा हो जाएगा। वसुधा, धरती, धरणी कई हो जाएगा दोस्तों। आगे है दोस्तों आपका, देखिए सरोरूह शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए सरोरूह शब्द का होता है कमल के समान होता है। तुलसी जी के गुरु कौन थे, देखिए तो गुरु नरसिंह दास। कौन थे, गुरु नरसिंह दास थे तुलसीदास के। अगर हमें सूरदास की बोला जाएगा तो उनका दोस्त वल्लभाचार्य थे। तुलसी और बोलते थे कबीरदास। कबीरदास के अगर गुरु की बात किया जाए तो कबीरदास के गुरु रामानंद थे। कबीरदास की जो शादी हुआ था किसे हुआ था, लोई नामक से हुआ था, और इनके दो पुत्र हुए थे, कमाल और कमाली। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में जान लीजिए। आगे देखिए आपका आ जाता है हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखे थे। हिंदी गद्य की दो विधाएं क्या है, कहानी है और कौन है, नाटक है दोस्तों। आगे है देखिए, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तड़ागह मतलब तालाब होता है, नृप मतलब आपका राजा होता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आपका है कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख करिए। जयशंकर प्रसाद प्रमुख नाटक ध्रुव, स्वामी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त देखिए, चंद्रगुप्त, यही सब है आपका। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग आगे बढ़ें, संयुक्त व्यंजन बताई दिए हैं, मिश्रित स्वर बताई दिए हैं, मौन पठन का दोष बताई दिए हैं। मौन पठन क्या होता है, देखिए दो से है भयभीत होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, ये आपका अशुद्धियाँ हैं। आगे आ जाता है दोस्तों, देखिए मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं आप लिख सकते हैं। देखिए गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन पूछ सकता है। देखिए रसखान की रचनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। देखिए सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, राग रत्नाकर। टैगोर की प्रमुख जो रचनाएं हैं, जैसे गीतांजलि जो है, टैगोर की गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने ही जनगण मन अधिनायक है, राष्ट्रगान की रचना की। इसके अतिरिक्त आमार सोनार बांग्लादेश के राष्ट्रपति की भी रचना की थी। राष्ट्रीय गीत की भी रचना इन्होंने ही किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे आपका जाता है दोस्तों, तो आपका देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। देखिए जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबने, मोती मानुष चून। यहाँ देखिए प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बताइए। जैसे प्रकोप हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा, ठीक है, यही सब हो जाएगा। देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, सुमित्रानंद पंत को, आपको जानते ही हैं। आगे देखिए जो पुरुष अभिनय करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द अभिनेता। जो अभिनय करेगा तो उसे आपको बोलते हैं अभिनेता बोलते हैं। अब आगे आ जाता है दोस्तों आपका, देखिए कि तत्र एक विशाल सरोवर अस्ति का हिंदी में तत्र मतलब वहाँ, एक मतलब एक, विशाल मतलब विशाल, सरोवर मतलब सरोवर, अस्ति मतलब है, वहाँ एक विशाल सरोवर है। देखिए हरि शब्द का तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तृतीया विभक्ति एक वचन, तो हरि हरि हरिम हरिड़ा हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, हरिड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा ही है। देखिए आगे देखिए आपका है कि देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा जब जब, यदा यदा ही, जब जब धर्म की क्या होगी, ग्लानि होगी, और अधर्म का क्या होगा दोस्तों, उत्थान होगा। तो अभ्युत्थानम धर्मस्य, तो अभ्युत्थान मतलब उत्थान करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए, तदात्मनं सृजाम्यहम्, मैं बार बार क्या करूँगा, जन्म लूँगा, भगवान ने कहा था। आगे देखिए आपका 6 वर्ड किन शब्दों से मिलकर के बना है। क स समवर्णय 6 होता है। हिंदी गद्य की 2 विधाओं का नाम कहानी, नाटक और उपन्यास हैं। स्वर्ण शब्द का परिवारवाची क्या होता है, कंचन, कनक, कुंदन, तपनीय, सोना इत्यादि बोल सकते हैं। पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य होगा तो वृक्षात पत्राणि पतंती हो जाएगा। यही आप लोगों का देखिए। आगे के विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखे थे कि विद्या धर्मेण शोभते। अर्थ देखिए, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन जो है सभी धन में सर्वश्रेष्ठ धन है। यमक अलंकार की परिभाषा दोस्तों, जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न, वहाँ यमक अलंकार। कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार या खाए बौरा जगया पाए बजाओ। यहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरिया और दूसरे कनक का क्या होगा, आपका अर्थ सोना हो जाएगा दोस्तों। तो यही सब आप लोगों का है। अब चलिए फटाफट हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, के रचयिता कौन था, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान थी। देखिए उक्त कथन किसा, उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किसने कहा था, देखिए पाणिनि ने कहा था, क्योंकि व्याकरण किसने बनाया था, पाणिनि ही। आपका देखिए क्या है, देखिए संस्कृत लेखन का दोष है। देखिए लेखन हेतु अधूरी जानकारी, लेखन में जल्दबाजी और अनुस्वार्थ अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, उपयुक्त सभी होगा। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, देखिए तो व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, आपके 3 भेद होता है। कितना भेद दोस्तों, व्यंजनों का आपका 3 भेद होता है। अंतस्थ व्यंजन है, देखिए तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, देखिए य होता है, र होता है, आपका ल होता है, आपका व होता है। इसमें से देखिए अंतस्थ व्यंजन आपका देखिए र हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हो जाएगा। अब देखिए ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है, तो ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, देखिए अ होता है, अ ई उ री होता है। तो कितना होता है दोस्तों आपका, देखिए 5, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर 4 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए आपका एक री भी तो आ जाता है संस्कृत में, तो आपका 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 100 पे चला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। उसमें व्यंजन क्या होता है, देखिए श श श ह, कौन सा, देखिए स श श ह, ये क्या आपके उसमें व्यंजन है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ब पे चला जाएगा। देखिए स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, देखिए संस्कृत में तो आपका देखिए 46 है, आपका 46 मार देंगे। देखिए स्वर के कितने भेद होते हैं, देखिए स्वर का आपका देखो दोस्तों 3 होता है, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत होता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें से आप 4 निकाल दीजिए, तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 7 4 11 8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 8 होती है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपकी 8 होती है, ध्यान रखिएगा। आगे आता है दोस्तों आपका पंचपात्र के लेखक। तो पंचपात्र के लेखक जैसे श्री पद्मलाल पुरलानंद बख्शी थे। परिमल काव्य के रचयिता कौन था दोस्तों, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ था दोस्तों, तो कब हुआ था दोस्तों, 1937 ईस्वी में। ठीक है, इनका शायद क्षय रोग से दोस्तों इनका स्वर्गवास हुआ था। बिहारी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तो बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि किसके थे, देखिए रीति काल के। देखिए बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित, देखिए तो किससे, कबीर से बीजक संबंधित है। पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है, देखिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आपका दोस्तों देखिए विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य। तो विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा, श्रीमद्भागवत। कौन सा है, आपका गीता है। सुगम शब्द का विलोप क्या होगा, तो सुगम शब्द का क्या हो जाएगा, देखिए दुर्गम हो जाएगा। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है। रविंद्र शब्द में संधि विच्छेद है, तो रवि प्लस इंद्र, तो रवि ई प्लस ई, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, देखिए अकस्वर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, साकेत, प्रियप्रकाश, पल्लव। तो कामायनी किसका है, देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे क्वेश्चन आपका जाता है दोस्तों, देखिए कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपयुक्त पंक्ति के जो रचनाकार हैं, तो कौन था दोस्तों, आपका कबीर दास। मुई खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। देखिए दमक
का तुकांत शब्द है दमक। दमक का मतलब दोस्तों दमक धमक, बहुत ही दमक धमक है, तो आपका कौन सा होगा, धमक हो जाएगा दोस्तों। पुरस्कार कहानी के लेखक, तो पुरस्कार कहानी के लेखक आपका कौन था दोस्तों, जयशंकर प्रसाद हैं। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। आगे है देखिए आपका, देखिए कौन सा हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है, रेखांकित में देखिए रेखा प्लस अंकित, देखिए कर्मधारय है, देखिए रेखा से अंकित, आपका कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, नहीं रेखांकित ना, रेखा, रेखा से अंकित आपका तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा। आगे आपका देखिए शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का है, देखिए क्या, देखिए शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, तो कौन सा हो जाएगा, संदेशवाचक हो जाएगा। तो संकेतवाचक में कैसा होता है दोस्तों कि एक वाक्य दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है। विस्मयवाचक में देखिए क्या होता है आपका, देखिए विस्मयवाचक में आश्चर्य का भाव होता है। विधानवाचक मतलब देखिए क्रिया के होने का होता है, जैसे वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। निषेधवाचक में क्या होता है दोस्तों, ना का भाव आता है। देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, उपरयुक्त, उपरयुक्त ये आपका हो जाएगा ब, उपरयुक्त, ठीक है दोस्तों। सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सूर्यो, सूर्य प्लस उदय, तो आपका आ के बाद ई आए तो आगे तो कौन सा हो जाएगा, देखिए गुड़ संधि, कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, अकस नहीं अयाद गुड़, हाँ ठीक है। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण, देखिए देखिए अव्ययी भाव, देखिए कौन सा हो जाएगा, सीधे बात प्रत्येक हो जाएगा। शुद्ध अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, देखिए कह रहा है, देखिए प्रभु, प्रणाम, प्रकांड, प्रतिष्ठा, वही मेरे अनुसार आपका होना चाहिए, यही अशुद्ध लग रहा है प्रभु का, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन, तो आशीर्वाद कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका 2 हो जाएगा। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है, तो आप जानते हैं मेघदूत किसकी है, कालिदास की है, किसकी, कालिदास की। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का हिंदी के लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने करा दिया। उम्मीद है दोस्तों यदि माता रानी की, ईश्वर की कृपा रही, इच्छा रही, तो दोस्तों यहीं से बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही समाप्ति करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।